दोस्तों नमस्कार। नवीन समाचार पर एक विशेष अंक राजनीतिक परिचर्चा का हम लेकर के आए हैं। यह विशेष परिचर्चा हम जो आज दो विधानसभा सीटों के उपचुनाव उत्तराखंड में हुए थे, मंगलौर और बद्रीनाथ में, उसके चुनाव परिणाम आ गए हैं। उसके बाद हम जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं उनका एक विश्लेषण करने के उद्देश्य से हम इस परिचर्चा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि ये जो चुनाव हुए थे, ये चुनाव जिन सीटों पर हुए थे वो दोनों सीटें भाजपा के पास अभी तक नहीं थी, लेकिन आज तक का जो राजनीतिक इतिहास खासकर उपचुनावों का रहा है, उन उपचुनावों में हमेशा सत्तारूढ़ दल जीतता रहा है। इसलिए इस चुनाव पर विशेष नज़र थी और इसलिए भी थी कि अभी 5 सीटों पर लोकसभा जो चुनाव हुए उसमें 5 के 5 सीटों पर भाजपा जीती थी। और एक समीकरण ये भी था कि दोनों सीटों पर इस बार भाजपा ने दूसरी पार्टियों से लाए हुए प्रत्याशी खड़े किए थे और एक सीट पर तो उनके पास जो कांग्रेस के निवर्तमान विधायक थे वो अपनी सीट को खाली कर करके, यानी कांग्रेस से त्यागपत्र देकर के भाजपा में शामिल हो गए थे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को, इन सब समीकरणों के बीच से ये चुनाव हुआ था, इसलिए इस पर पूरे देश की नज़रें लगी हुई थी। और खासकर सत्तारूढ़ दल के लिए अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो ये एक बड़ा, एक तरह से उनके लिए झटका भी होता है। तो इसलिए हम इस चर्चा को विशेष तौर पर हम आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए हम आपके सामने आने को मजबूर भी हुए हैं। उत्तराखंड की 2 सीटों पर हुए इस उपचुनाव में चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं और दोनों सीटों पर सत्तारूढ़ भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। इससे पहले उत्तराखंड में अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा 5 सीटें जीती थी। फिर सवाल उठता है कि इतनी जल्दी क्या हुआ कि भाजपा दोनों सीटों पर चुनाव हार गई, जबकि उत्तराखंड में आज तक हुए उपचुनाव में केवल एक बार को छोड़ करके हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का प्रत्याशी ही चुनाव जीतते रहे हैं। यहाँ हम इन दोनों सीटों के चुनाव परिणामों की त्वरित समीक्षा करने के साथ ही इन दोनों सीटों के जो राज्य में अब तक हुए उपचुनावों का राजनीतिक इतिहास और इन दोनों सीटों का राजनीतिक इतिहास भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक बने रहें, ये आपसे अपेक्षा हमारी है। तो दोस्तों, उत्तराखंड की दोनों जो सीटों पर सत्तारूढ़ भाजपा को हार का मुंह किस तरह से देखना पड़ा है, यह कि मंगलौर में भाजपा के प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना जो थे वो शुरुआत में तीसरे स्थान पर चल रहे थे। दूसरे स्थान पर भाजपा थी और दूसरे स्थान पर बसपा थी और पहले स्थान पर कांग्रेस थी और इस तरह से ये चल रहा था। आधे के बाद के चरणों में अंतर को उन्होंने लगातार कम किया और वो लास्ट में 500 से भी कम मतों के अंतर से, 422 मतों के अंतर से, जैसी हमारी जानकारी है 422 मतों के अंतर से ही भाजपा यहाँ पर चुनाव हारी है। जबकि बद्रीनाथ सीट पर 5000 से अधिक मतों के अंतर से दूसरे स्थान पर भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी रहे हैं। मंगलौर सीट पर भाजपा इतिहास बदलने के लिए, मिथक तोड़ने के लिए और पहली बार जीतने का ऐसे वो दावे कर रही थी। इसके लिए उसने पूरे प्रयास भी किए थे, लेकिन फिर भी इस सीट पर भाजपा को शुरू से कमज़ोर आंका जा रहा था। इसलिए यहाँ भाजपा की हार कोई विशेष आश्चर्य या अनपेक्षित नहीं कही जा सकती है। लेकिन जिस तरह भाजपा के प्रत्याशी बद्रीनाथ में बड़े अंतर से हारे हैं, निवर्तमान विधायक होते हुए भी, मतलब उन्होंने इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस में थे, ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ करके वो कांग्रेस से भाजपा में आ गए थे, राजेंद्र भंडारी, लोकसभा चुनाव के दौरान। तो उसके बावजूद उनको पूरी उम्मीद थी कि वो भाजपा इसके लिए भी वो विधानसभा में फिर से बैठेंगे और भाजपा ने उन्हें टिकट भी दिया था। दूसरी ओर कांग्रेस से लखपत बुटोला पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें उनकी राजनीतिक रूप से भी कोई विशेष पहचान उनके क्षेत्र से बाहर नहीं थी और वहाँ भी क्षेत्र में भी इतना ज़्यादा नहीं था। फिर भी उन्होंने जिस तरह बड़े अंतर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में राजेंद्र भंडारी को हरा दिया है और इस तरह से कहें तो कभी भाजपा में जाने के लिए उन्हें सबक भी सिखा दिया है। भाजपा को भी ये सबक सिखा दिया है कि वो इस तरह से जो राजनीतिक दल बदल जो होता है उसको आगे से किस तरह से वो लेगी। और इससे भाजपा के लिए भी एक तरह के खतरे की घंटी बजती हुई नज़र आ रही है। इसलिए भी कि बद्रीनाथ उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। आने वाले समय में कांग्रेस बद्रीनाथ के नवनिर्वाचित विधायक बुटोला को यूपी की फैजाबाद सीट से जीते अवधेश प्रसाद की तरह अपना मॉडल या मेडल बना करके पेश करेगी तो आश्चर्य नहीं होगा। जैसे अवधेश प्रसाद को अवध का राजा और बता करके और संसद में फ्रंट सीट पर बैठा करके सपा और कांग्रेस कर रही है,
कांग्रेस कह सकती है यहाँ भी कि जनता ने भाजपा को उसकी धार्मिक राजनीति पर जवाब दे दिया है, अयोध्या के बाद बद्रीनाथ में भी हरा दिया है। गौरतलब है कि अभी कांग्रेस अभी केदारनाथ के लिए भी उपचुनाव करीब करीब तय हो गया है। वहाँ की वर्तमान विधायक शैला रानी रावत का असामयिक निधन हो गया है। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस प्रस्तुति के माध्यम से। बहरहाल तो इसे और मंगलौर के उपचुनाव को भी अगर हम बद्रीनाथ के और दोनों सीटों को अगर हम समालोचना के दृष्टिकोण से देखें तो इस चुनाव परिणाम में धार्मिक कोण जो है वो जरूर दिखाई देता है। मानना पड़ेगा कि मुस्लिम मतदाता एकमुश्त कांग्रेस के पक्ष में लामबंद रहे हैं, जुटे रहे हैं। ऐसा होता अब तक पूरे देश में देखा जा रहा था। अब मंगलौर ने भी इस पर एक तरह से मुहर लगा दी है। हालांकि ये मंगलौर हमेशा से उसका यही चरित्र रहा है। भाजपा यूसीसी और 3 तलाक जैसे कानूनों के जरिए मुस्लिम महिलाओं की भलाई करने और उनके वोट मिलने का दावा कर रही थी, लेकिन जिस तरह से मंगलौर की खासकर मुस्लिम जनता वो उसमें भी सर्वाधिक महिलाओं ने लंबी लंबी लाइनों में लगकर 70% के करीब मतदान किया और चुनाव परिणाम जिस तरह से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आया है उससे साफ हो गया है कि मुस्लिम पुरुषों से तो उम्मीद न करिए, मुस्लिम महिलाओं ने भी भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं किया है, मोटे तौर पे नहीं किया है। उल्टे भाजपा की मुस्लिम मतों को लेने की कोशिश को देखते हुए हिंदू मतदाता भी उससे छिटक गए हैं। यह भी एक सच्चाई है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। जो सबका साथ सबका विकास का भाजपा का नारा है वो भाजपा के वो तुष्टीकरण की तरफ, जैसे पिछली सरकारों में आरोप लगते थे, उस तरफ जाता हुआ ऐसा बहुत से भाजपा के समर्थक मतदाता ऐसे कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, देने लगे हैं। लेकिन फिर भी भाजपा अपने मतों के अंतर को जितना कम कर पाई है उसके लिए मतदान के एक दिन पूर्व जो हिंसा हुई थी उसको इसका कारण बताया जा रहा है, जिसके बाद हिंदू मतदाता भाजपा के पक्ष में लामबंद हुए ऐसा कहा जा रहा है। अन्यथा हार जीत का अंतर अधिक बड़ा हो सकता था। ऐसा जब मतगणना हो रही थी तो उसके बाद जिस तरह से तीसरे नंबर पर चल रहे थे भाजपा के प्रत्याशी, तो उससे भी ऐसा लग रहा था। और ये भी पता हो आपको कि हाल में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भाजपा हरिद्वार लोकसभा सीट पर जीत तो गई थी, लेकिन उसके मंगलौर सीट एक ऐसी सीट थी जहां पर भाजपा कांग्रेस से पीछे, सर्वाधिक मतों से पीछे चल रही थी, पीछे रही थी। यह भी गौरतलब है कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में भाजपा राज्य की सभी 5 लोकसभा सीटों पर जीत गई थी। इस चुनाव के लिए कांग्रेस को प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे थे, और ऐसा इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा देश में कहीं चला या नहीं, लेकिन उत्तराखंड में चुनाव से पहले ही चलने लगा था। इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मोदी के 400 पार के नारे से कांग्रेस के बड़े नेता ही डर गए थे और अपनी हार तय मानकर उन्होंने चुनाव लड़ने से ही इनकार कर दिया था। और चुनाव भी वो एकजुट होकर और पूरी ताकत लगाकर नहीं लड़े। यदि पार्टी के बड़े नेता यहाँ चुनाव लड़े होते, और हमारे एक पत्रकार मित्र ने कहा कि यदि चुनाव यहाँ पहले चरण के बजाय अगर दूसरे, तीसरे, चौथे चरण में कहीं होते तो चुनाव परिणाम कुछ और होता। 5 के 5 सीटें शायद भाजपा नहीं जीत पाती। तो ये जो बदलाव एक अंदर दिखाई दे रहा है 15 साल के बाद, वो उसको समझने की, सभी राजनीतिक दलों को समझने की बात है। लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम जैसा पूरे देश में आया, उससे पूरे देश के साथ उत्तराखंड के कांग्रेसी नेताओं में भी यह उम्मीद और विश्वास बन गया है कि वो मोदी को से भी जीत सकते हैं, उसे हरा सकते हैं। ये अभी तक जो डर था वो लगता है कि वो डर निकल रहा है और वो अब लड़ने लगे हैं। भाजपा की राष्ट्रवाद की राजनीति का असर भी धीमा पड़ रहा है। खासकर भाजपा के पक्ष में रहने वाले हिंदू फिर से निहित स्वार्थ और जातिवाद की राजनीति में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मोदी मैजिक के भरोसे रहने वाले उत्तराखंड में उपचुनाव के ऐसे नतीजे आए हैं। यह चुनाव परिणाम वास्तव में राज्य के सरकार व पार्टी के नेतृत्व का लिटमस टेस्ट भी माने जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि राज्य की जनता राज्य की सरकार से खुश नहीं है। कारण जनता तो दूर, भाजपा कार्यकर्ताओं के कार्य भी नहीं हो रहे हैं। जनता से सीधे जुड़े कार्यों में भ्रष्टाचार लगातार जारी है। बिजली का नया कनेक्शन लेना हो, पानी का नया कनेक्शन लेना हो, इतने छोटे छोटे कार्यों में जो वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी जनता की वहाँ तक पहुँच नहीं है। जितने उसका शुल्क है उससे अधिक शुल्क वसूले जा रहे हैं, हमारी साफ साफ जानकारी है। और उसमें भी जो शुल्क लिया जाता है उसमें जैसे बिजली के कनेक्शन में बिजली के तार दिए जाते हैं, दिए जाने का प्रावधान है सरकार की ओर से, लेकिन बिजली के तार विभाग की ओर से अनुपलब्धता का बहाना बना करके नहीं दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा के जो
नेता हैं वो छोटी मोटी ठेकेदारी करने वाले, उनके बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है बिना रिश्वत दिए। वो हमने देखे हैं कार्यालयों के बाहर चक्कर लगाते हुए। कारण क्या है कि अधिकारी भी सीधे स्वयं को मंत्रियों, मुख्यमंत्री तक से मिला हुआ बता रहे हो कि हमारी पहचान वहाँ तक है कि आपको जहाँ जो करना है कर लो। मतलब जनता को तो बहुत दूर की बात छोड़िए, भाजपा के नेताओं को भी जो नेता अधिकारी हैं, नौकरशाह हैं, वो बल नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जो भाजपा का बूथों तक, शक्ति केंद्रों तक और उसके बाद जो पन्ना प्रमुख तक बताया जाना और वहाँ तक संगठन होने की बात कही जा रही थी, तो वो केवल पन्नों तक ही सीमित रह गया है। और सोशल मीडिया पर जो फोटो डाले इन्होंने, उन्हें वहीं तक सीमित रह गया। इन्होंने काम कुछ नहीं किया है कार्यकर्ताओं ने, इसलिए कि अपना खुद परेशान है। दूसरी तरफ राज्य में जो विकास के दावे किए जा रहे हैं, परंतु विकास का जो मॉडल है वो पहाड़ की ज़रूरतों के अनुसार नहीं, वरन दिल्ली या गुजरात जैसा अपनाया जा रहा है, जिससे घर घर नल तो लग गए हैं परंतु नलों में पानी नहीं आ रहा है। पहले हम कहते थे कि जो मॉडल था वो लखनऊ का मॉडल चलता था, अब देहरादून का भी चले तो देहरादून का मॉडल धारचूला में कैसे चल सकता है। तो ऐसे में ना सड़कों में जो नल तो लग गए हैं उसमें पानी नहीं आ रहा है, सड़कें सीधे 90 डिग्री के कोण पर काटी जा रही हैं और काट करके चौड़ी की जा रही हैं और भूस्खलन का कारण बन रही हैं। जगह जगह आप देखिए, पिथौरागढ़ की रोड देखिए, अल्मोड़ा की रोड देखिए, जब से बनी है तब से और ज़्यादा परेशानी हो रही है। नदियों में पहले चुगान कहते थे उसको, अब वो खनन होने लगा है चुगान के नाम पर, और उससे क्या क्या समस्याएँ आ रही हैं आप देखिए। हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की ओर नदी का रुख हो गया, या कई जो पुल हैं उनकी नींवें कमज़ोर हो रही हैं, या वो उनके बुनियादें हिल रही हैं, वो कमज़ोर हो रही हैं। तो बहरहाल ये सब स्थितियों के बीच में मंगलौर विधानसभा के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यह ऐसा रहा है कि यहाँ हमेशा से मुस्लिम उम्मीदवार ही विधानसभा पहुँचता रहा है और भाजपा का प्रत्याशी कभी कभी तो यहाँ चौथे स्थान पर भी रहता रहा है। इस बार दूसरे स्थान पर आ गया, तो ये एक तरह से भाजपा के लिए थोड़ा सा खुश होने की बात भी है और अंतर भी कम रहा है। वर्ष 2002 और 2022 तक के चुनाव में भाजपा यहाँ कभी नहीं जीत पाई है, और इस तरह भाजपा के पक्ष में जीत की संभावना का कोई समीकरण पहले से नहीं दिख रहा था। केवल इसके कि राज्य में हुए सभी उपचुनाव में हमेशा सत्तारूढ़ दल का प्रत्याशी जीतता है, तो इसी भरोसे से और जो मोदी मैजिक और ये जो भाजपा ने जो बनाया था अपना, उसके आधार पर वो एक हवा, और उससे लग रहा था कि क्या पता जीत जाए, लेकिन और बाहर से प्रत्याशी ले आए थे, मजबूत प्रत्याशी ले आए थे, तो इससे लग रहा था क्या पता जीत जाए, अदरवाइज पहले से लग नहीं रहा था कि ये संभावना है। अलबत्ता इस बार चुनावी संघर्ष इसलिए थोड़ा सा दिलचस्प इसलिए हो गया था कि भाजपा कांग्रेस दोनों ने दल बदलू नेताओं को अपना प्रत्याशी बनाया। तो भाजपा के तो थे ही थे, कांग्रेस के भी दल बदलू प्रत्याशी थे। मंगलौर विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो राज्य गठन के बाद अस्तित्व में आई मंगलौर विधानसभा पहले लक्सर विधानसभा का हिस्सा हुआ करती थी। राज्य गठन के बाद 2002 और 7 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ से बसपा के टिकट पर काजी निजामुद्दीन ने लगातार 2 बार चुनाव जीते, 2 बार जीत दर्ज की। पहली बार उन्होंने लोकदल के प्रत्याशी को दूसरे नंबर पर रखते हुए जीता और दूसरी बार कांग्रेस के हाजी सरवत करीम अंसारी को हराया था। भाजपा दोनों बार चौथे स्थान पर रही थी, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं यानी सरवत करीम अंसारी और काजी निजामुद्दीन ने पाला बदल लिया था। बसपा से 2 बार विधायक रहे काजी निजामुद्दीन ने कांग्रेस का दामन थाम लिया और सरवत करीम अंसारी, हाजी सरवत करीम अंसारी जो थे वो बसपा में शामिल हो गए थे। बसपा के सरवत करीम अंसारी ने पिछला विधानसभा चुनाव यहाँ से जीता था और अब उनके पुत्र यहाँ से बसपा के टिकट पर ही अपने पिता की मौत के साथ दुर्भाग्यपूर्ण मौत होने के बाद उनकी सहानुभूति लहर के साथ चुनाव मैदान में थे और 19,000 के आसपास वोट, 19,000 से 19,500 के आसपास वोट वो यहाँ से लेके आए हैं। लेकिन जिस तरह से बसपा का जनाधार प्रदेश में लगातार सिकुड़ रहा है, उसके बावजूद भी उनके प्रत्याशी इस बार तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये उनके लिए संतोष की बात ही कही जाएगी। हालांकि उम्मीद कर रहे थे कि वो जीतेंगे, राजनीति में हमेशा ऐसा संभव नहीं होता है। जबकि बद्रीनाथ विधानसभा के चुनाव इतिहास की बात करें तो चमोली जनपद की यह सीट तत्कालीन कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी के गत दिनों लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो जाने की वजह से ये खाली हुई थी और राजेंद्र भंडारी ने अपनी विधायकी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद जो उपचुनाव की घोषणा होने पर भाजपा ने भंडारी को अपना प्रत्याशी भी घोषित किया। यानी मंगलौर की तरह बद्रीनाथ में भी भाजपा ने अपने
अपने नेताओं की जगह, अपने कार्यकर्ताओं की जगह हाल में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से आए नेताओं को टिकट दिए, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। भंडारी का बद्रीनाथ सीट पर वैसे अगर हम बताएं तो वो बरसों से उनका अच्छा प्रभाव रहा है। कभी वो तो कभी उनकी पत्नी बद्रीनाथ के चमोली जनपद, बद्रीनाथ चमोली जनपद में आता है, तो वहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। बद्रीनाथ में 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 991 मतों के अंतर से जीती थी। तब कांग्रेस के अनुसुईया प्रसाद मैखुरी ने भाजपा के केदार सिंह फोनिया को हराया था 991 मात्र वोटों से। लेकिन 2007 में फोनिया ने अपनी मैखुरी को हरा करके अपनी हार का बदला जो था उन्होंने ले लिया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी बदले। इस चुनाव में कांग्रेस ने राजेंद्र सिंह भंडारी को, तो भाजपा ने प्रेम बल्लभ भट्ट को हराया, को प्रत्याशी बनाया, और राजेंद्र भंडारी ने प्रेम बल्लभ भट्ट को हराया। वहीं 2017 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर वर्तमान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी को चुनाव हरा दिया। यानी एक बार ये इस तरह से वहाँ पर चलता है। लेकिन 2022 के चुनाव में भंडारी ने भट्ट को चुनाव हरा करके अपनी हार का फिर से बदला ले लिया। यह भी दिलचस्प है, यहाँ हमेशा भाजपा कांग्रेस एक दूसरे के विरुद्ध ब्राह्मण या क्षत्रिय जाति के समीकरण को देखते हुए प्रत्याशी घोषित करते हैं। यानी एक पार्टी का प्रत्याशी अगर ब्राह्मण का है तो दूसरा क्षत्रिय का, और एक का क्षत्रिय का है तो दूसरा ब्राह्मण का, इस तरह से वहाँ पर प्रत्याशी घोषित करते रहे हैं। कभी भट्ट कभी भंडारी, इस तरह से होता रहा है। लेकिन पहली बार था जब दोनों प्रत्याशी जो हैं भाजपा के भी कांग्रेस के भी, यहाँ दोनों क्षेत्रीय प्रत्याशी मैदान में थे। इस तरह से इस बार यहाँ ये जातिगत आधार पर कुछ ऐसा अलग नहीं था कि कौन सा, वैसे भी उत्तराखंड में हम देखते हैं कि जाति का बहुत ज़्यादा समीकरण इस तरह के चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते थे। अलबत्ता यह भी दिलचस्प था कि बद्रीनाथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का गृह क्षेत्र भी है। वो पिछली बार यहाँ से विधायक रहे थे और इस बार चुनाव हारे 2022 का। इसके बावजूद, चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष और हाल में राज्यसभा का सांसद भी बना दिया। हार के बावजूद, ऐसा कहते हैं कि ऐसा भाजपा में ही हो सकता है, चुनाव हारने के बावजूद दो बड़े पद दे दिए। तो बहरहाल अब जब उनके गृह क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी हार गया है तो इससे महेंद्र भट्ट की क्षमता का आकलन भी लगता है कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जरूर करेगा। ऐसी उम्मीद है और करनी भी चाहिए। अब आखिरी चरण में अगर उत्तराखंड में विधानसभा के अब तक हुए उपचुनाव की बात करें तो यह गणित हमेशा से सत्ताधारी जो दल हैं उनके पक्ष में झुका रहा है, दिखता है। अब तक हुए 15 में से 14 उपचुनावों में सत्ता पक्ष को जीत मिली है। उत्तराखंड में विधानसभा का पहला उपचुनाव 2002 में, यानी पहली ही विधानसभा में रामनगर सीट पर हुआ था, जहां तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी वो उस समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे, तो उन्होंने उपचुनाव लड़ा था कांग्रेस के टिकट पर और वो चुनाव जीता था। इसी प्रथम विधानसभा में द्वाराहाट विधानसभा से उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक विपिन त्रिपाठी का निधन हो गया था, असामयिक निधन हो गया था, तो तब उपचुनाव हुआ। उसमें त्रिपाठी के पुत्र पुष्पेश त्रिपाठी उत्तराखंड क्रांति दल के टिकट पर निर्वाचित हुए। यह इकलौता उदाहरण है उत्तराखंड के उपचुनाव के इतिहास में जब सत्तारूढ़ दल का प्रत्याशी चुनाव हारा, कांग्रेस का प्रत्याशी हारा। जबकि इसके बाद प्रदेश में जो 13 सीटों पर 13 उपचुनाव जो समय समय पर हुए उसमें हर बार सत्ताधारी दल को ही सफलता मिली। हालांकि लोकसभा के उपचुनाव में विपक्ष को भी जीत मिली है, ऐसे उदाहरण हैं। तो बहरहाल हम इसको पूरे विषय को आपके सामने हमने इसको रखा है। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि अच्छी लगी होगी। इस संबंध में कोई सुझाव हो तो हमें, और कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हमारे इस प्रस्तुति को अगर आपने पसंद किया है तो हमारे इस प्रस्तुति को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और हमारे आगे के वीडियो आपको जल्दी मिल सकें इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाएं। इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।